नमस्कार, मेरा नाम कर्नल वीरेंद्र कुमार, इंडिपेंडेंट नेशनलिस्ट। और आज बात करेंगे इंडिया और अमेरिका के रिलेशनशिप के बारे में। प्राइम मिनिस्टर मोदी 8वीं बार यूएसए जा रहे हैं। प्रेसिडेंट बिडेन से ये उनकी दूसरी मुलाकात होगी इस बार, लेकिन इस बार की जो विजिट है ये एक समिट मीटिंग है, यानी कि हाईएस्ट लेवल ऑफ मीटिंग है ये। और ऑब्वियसली ही विल बी रिसीव्ड इन व्हाइट हाउस, देयर विल बी वन टू वन टॉक, देयर विल बी समिट मीटिंग। तो काफ़ी इंटरेस्ट ग्लोबली जनरेट हुआ है इस मीटिंग को लेके। काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि भारत और अमेरिका कभी बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं हो सकते। दे कांट बी इन अलायंस, दे कैन बी पार्टनर बट दे कांट बी इन अलायंस। रीजन बिल्कुल साफ है, बिकॉज इंडिया एक बड़ा कंट्री है और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करता है, अपने डिसीजन खुद लेता है। और स्पेशली जब से ये गवर्नमेंट आई है तो इसने फॉरेन पॉलिसी में काफ़ी इंडिपेंडेंट डिसीजंस लिए हैं और उसकी वजह से कई इश्यूज़ पे रशिया भी नाराज़ होता है, चाइना भी नाराज़ होता है, यूएसए भी नाराज़ होता है। मगर एज फार एज आवर फॉरेन पॉलिसी एस्टेब्लिशमेंट इज कंसर्न, दे आर नॉट बॉदर्ड। सिंगल पॉइंट फार्मूला दे हैव गॉट इज व्हाट? नेशनल इंटरेस्ट। वो पैरामाउंट है, बाकी सब चीज़ें सेकेंडरी हैं। तो अब एक बार को बात कर लेते हैं कि इंडिया की आफ्टर ऑल डिफ़ॉल्ट पोजीशन क्या है। लेट अस अज्यूम अमेरिका के साथ क्या डिफ़ॉल्ट रिलेशनशिप इंडिया चाहता है। इंडिया चाहता है कि अमेरिका टेक्नोलॉजी पार्टनर बने, एनर्जी पार्टनर बने, वेपन पार्टनर बने। और सिंस इंडिया इज़ द बिगेस्ट डेमोक्रेसी, 140 करोड़ लोगों का ये कंट्री है, तो इसको वो ड्यू रेस्पेक्ट इंटरनेशनल एरिना में मिलनी चाहिए जो ये डिज़र्व करता है। और अमेरिका को ये इस बात को रिकॉग्नाइज करना चाहिए। साथ में इंडिया ये भी चाहता है कि अगर बाई एनी चांस चाइना के साथ उसका कोई कन्फ्रंटेशन होता है तो उसमें यूएसए सपोर्ट करे। दिस इज द डिफ़ॉल्ट पोजीशन। अब लेट अस से इंडिया की डिफ़ॉल्ट पोजीशन चाइना के साथ क्या है। देयर इज़ नो डाउट, ओवर्टली सब बात करते हैं, हिंदी चीनी भाई भाई, पहले से ये बात होती आई है। बट एक्चुअल में क्या ये डिफ़ॉल्ट पोजीशन है? एक्चुअल में डिफ़ॉल्ट पोजीशन इस बात से डिसाइड होती है कि चाइना अपने आप को नेक्स्ट सुपर पावर काउंट करता है। दे वांट टू रिप्लेस यूएसए, एज सिंपल एज दैट। दे वांट टू बी नंबर 1। अब नंबर 1 बनने में जो सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल उनके लिए आ रहा है वो इंडिया आ रहा है। और क्यों आ रहा है? एक तो इंडिया ऑब्वियसली एशिया का पार्ट है, तो एशिया में सबसे पहले चाइना को अपनी हैगमोनी एस्टेब्लिश करनी पड़ेगी। पाकिस्तान और जितने भी छोटे छोटे नेशंस हैं वो बेसिकली उसके एक क्लाइंट स्टेट बने हुए हैं, कुछ बीआरआई की वजह से, कुछ और रीजन की वजह से। पाकिस्तान को आपको पता ही है कि सीपीईसी प्रोजेक्ट उनके यहाँ चल रहा है और पाकिस्तान इन एनी केस एक क्लाइंट स्टेट हो रखा है चाइना का। उसमें तो किसी को कोई डाउट वाली बात नहीं। नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, सबकी हालत अगर आप देखो तो मोर और लेस दे आर ऑन द सेम फ्रीक्वेंसी। और चाइना से डरते हैं वो, बट मोर और लेस उनका पाकिस्तान जितना बुरा हाल नहीं है विस चाइना, बट इवन देन दे आर सबड्यूड। द ओनली कंट्री विच इज स्टैंडिंग टू चाइना इज बेसिकली इंडिया। हम लोग सीपीईसी में भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहे और चाइना के लिए बहुत बड़ा इरिटेंट है। अब अगर चाइना का एक सिविलाइजेशन परस्यूट्स है, दे कंसिडर देमसेल्व्स के यस, पहली बात तो उनको लगता है कि 100 साल तक उनके साथ बड़ा अत्याचार हुआ वेस्टर्न ब्लॉक ने। ऑफ कोर्स इंडिया उस अत्याचार का पार्ट नहीं था, मगर अगर उनको ऐसा लगता है कि अभी जो वेस्टर्न ब्लॉक है इंडिया उसके साथ जा रहा है तो वो आइडेंटिफिकेशन उसी हिसाब से करेगा। तो चाइना की जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है इंडिया के साथ वो ये है कि किसी न किसी तरीके से इंडिया को सबड्यू किया जाए। दैट इज़ नंबर 1। वो पाकिस्तान की थ्रू कर सकता है, डायरेक्टली कर सकता है, जैसे लेह लद्दाख में उन्होंने कोशिश किया, और इंडो पैसिफिक में कर सकता है। और इंसर्जेंसी या यहाँ पे जो लेफ्टिस्ट लिबरल्स हैं, आपने देखा होगा जो इंटरनल ट्रबल हमारे यहाँ चलती रहती है। अब ये जो लेफ्टिस्ट लिबरल्स आते हैं इंडिया में, उनको चाइना भी सपोर्ट करता है, उसको सोरोजैन पार्टी भी सपोर्ट करती है, तो वो तो एक एक्चुअली दूसरा इश्यू हो गया। बट बेसिक पॉइंट ये है कि चाइना ये देखना चाहता है कि इंडिया जो है सबसर्विएंट रहे और साइमल्टेनियसली
अमेरिका के साथ ना जाए। अब जहाँ तक इंडिया की डिफ़ॉल्ट पोजीशन है, वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी डेफिनेटली मेंटेन करके रखता है, और चाइना को प्रॉब्ली उन्होंने एक एश्योरेंस भी दिया होगा कि वी विल नॉट हैव द अलायंस विद यूएसए, चाहे आप क्वाड की बात कर लीजिए या और कोई भी अलायंस आप कह लीजिए, बट प्रॉब्ली दे हैव गिवन दिस एश्योरेंस टू चाइना, इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, कि वी विल मेंटेन आवर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। लेकिन बात तो ये है ना कि अल्टीमेटली सिचुएशन कैसे टर्न होती है। अगर चाइना लेह लद्दाख में आके ना बैठता, लद्दाख में, लेह में तो खैर नहीं, लद्दाख के बॉर्डर्स पे आके ना बैठता, तो आप क्या सोचते हैं इंडिया और अमेरिका जो मिलिट्री कोलैबोरेशन हो रहा है, जितनी मिलिट्री एक्सरसाइज आजकल इंडिया अमेरिका की हो रही हैं, वो होती क्या? और वो जो 4 एग्रीमेंट जो 2+2 का एक जब वो 2020 में जब अमेरिका के फॉरेन सेक्रेटरी और डिफेंस सेक्रेटरी इंडिया में आए थे, आपको याद होगा 2+2 का डायलॉग हुआ था, साथ में 4 एग्रीमेंट जो साइन हुए थे। वो जो 4 एग्रीमेंट हैं वो बेसिकली इंटेलिजेंस शेयरिंग, सैटेलाइट के थ्रू जो डाटा आता है उसकी शेयरिंग, यानी कि अमेरिका का जो भी टॉप मोस्ट अलायंस पार्टनर्स हैं उन सब के साथ वो एग्रीमेंट होता है। वो एग्रीमेंट उस टाइम पे इंडिया ने साइन किया था, उससे पहले इंडिया साइन नहीं कर रहा था। ये नहीं कि एक तरीके से इंडिया ने चाइना को ये बताया था उस टाइम पे कि अगर आप हमें ज़्यादा फोर्स करेंगे या हमारे बॉर्डर को आप ज़्यादा चेंज करने की कोशिश करेंगे तो उस हालत में वी विल नॉट हैव एनी चॉइस एक्सेप्ट टू गो विद यूएस। तो ये चाइना के साथ इंडिया की पोजीशन है। एक स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी डेफिनेटली इंडिया मेंटेन करके रखे हुए है विस चाइना एंड अमेरिका। अब आप देखिए चाइना, रशिया, पाकिस्तान, ये एक अलायंस अभी डेवलप हो रहा है। थोड़े दिनों पहले एक डेवलप हो रहा था या है अभी, यू कैन से, चाइना, रशिया, ईरान। ये तो एक्चुअली एक अगर ऑन पेपर नहीं है तो ऑन ग्राउंड तो डेफिनेटली ये एक मिलिट्री अलायंस डेवलप हो रहा है जिसमें ईरान भी एक इम्पोर्टेंट पार्टनर है। और साइमल्टेनियसली अगर आप एक साइड वे की तरफ जाके देखो तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि ईरान और सऊदी अरबिया के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ और दोनों के साथ उनके जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टेब्लिश होने जा रहे हैं, उसमें चाइना का कितना बड़ा हाथ है, पर उसको एक तरफ छोड़ते हैं। बट फैक्ट रिमेन्स, चाइना, रशिया और इंडिया अगर ये साथ आ जाते हैं तो आप क्या सोचते हैं वेयर दे विल स्टैंड, वेयर दिस अलायंस इफ एट ऑल इट डेवलप्स, कहाँ स्टैंड करेगा? इट विल बी द मोस्ट पावरफुल अलायंस। अमेरिका ये बात जानता है और इंडिया भी ये बात जानता है कि इंडिया जिस तरफ झुकेगा, वेदर इट गोज टुवर्ड्स यूएसए एंड वेस्टर्न ब्लॉक और इट गोज टुवर्ड्स चाइना, रशिया, दैट साइड, तो जिस तरफ भी इंडिया झुकेगा अलायंस उसी तरफ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अब मैं एक तीसरे फैक्टर पे आता हूँ, डिफॉल्ट पोजीशन रशिया के साथ क्या है। यूक्रेन वार जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, आप सब लोग देख रहे हैं कि चाइना के ऊपर रशिया की डिपेंडेंस बढ़ती जा रही है, और अगर ये वार लंबा खींचता है तो आप बिल्कुल समझ सकते हैं कि रशिया की इकोनॉमी इतनी ख़राब हो जाने वाली है कि वो वर्चुअली चाइना का एक क्लाइंट स्टेट बन जाएगा, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट इट विल बी ए न्यूक्लियर पावर। अब इंडिया का क्या स्टैंड है, और यहाँ पे वो यूएसए से डिफर करता है। इंडिया का स्टैंड ये है कि रशिया कमज़ोर ना किया जाए, क्योंकि इंडिया के रशिया के साथ हमेशा बड़े अच्छे रिलेशंस रहे हैं आर्म्स एम्यूनिशन के लिए। इनफैक्ट अभी भी 50 to 55% डिपेंडेंस उनके ऊपर है। लेकिन बात तो फ्यूचर की है, और कैन दिस डिपेंडेंस बी कंटिन्यूड, स्पेशली व्हेन रशिया विल फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू सप्लाई एनी मिलिट्री हार्डवेयर टू एनी कंट्री, क्योंकि उसकी खुद की जो रिक्वायरमेंट है यूक्रेन वॉर में फंसा होने की वजह से वो अच्छी खासी है। इंडिया रशिया के साथ एक्चुअली जो रिलेशनशिप मेंटेन करके चलता है वो चाइना को काउंटर बैलेंस करने के चक्कर में करता है। अब वो कितना हो पाता है और ये तो देखने वाली बात है। और साइमल्टेनियसली जैसे मैंने आपसे पहले कहा, जैसे जैसे वार खिंचता रहेगा रशिया की चाइना के ऊपर जो डिपेंडेंस है वो बढ़ती जाएगी। इंडिया ये बात नहीं चाहता। इंडिया का प्रॉब्ली इंटरेस्ट इस मामले में ये रहेगा कि लड़ाई जितनी जल्दी से जल्दी ख़त्म हो उतना इंडिया के फेवर में ये जाती है।
तो मैंने आपको ये एक बैकग्राउंड दी। अब सिचुएशन कैसे डेवलप हो रही है इंडिया और अमेरिका की। चाइना का एक बहुत बड़ा कंपल्सन है और अमेरिका का भी कंपल्सन है, वो कंपल्सन है ताइवान का। नाउ सबको पता है कि इंडिया एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर है। इंडिया एक अकेला मिलिट्री पावर है जो चाइना को विद स्टैंड कर सकता है। ठीक है, उनके पास आर्म, एम्यूनिशन, वेपनरी, टेक्नोलॉजी हमसे बेहतर है, नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन इवन देन kind conceive this political leadership or maybe some unknown factors, India has withstood Chinese pressure everywhere. Everybody knows this thing, and that is the reason why USA wants China to be neutralized and India to do that job. Now मैं एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे ताइवान का कवर करना चाहूँगा, वो ये कि आप क्या सोचते हैं कि ताइवान का क्या स्टेटस रहने वाला है फ्यूचर में, और क्या अमेरिका ताइवान को ऐसे ही छोड़ सकता है जैसे उन्होंने अफगानिस्तान को छोड़ा? बिल्कुल नहीं। यूएसए और वेस्टर्न पावर सबकी ये रिक्वायरमेंट है, जो इंडो पैसिफिक है या साउथ चाइना सी है या नॉर्थ चाइना सी, आप कुछ भी देखें तो जो सी लेन से में खुली हुई होनी चाहिए, ये तो एक रिक्वायरमेंट है। और इसमें ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया, ये सब जो नेशंस हैं इनका भी इंटरेस्ट उसी में आता है और इसीलिए वो फिर यूएसए के साथ एक ऑटोमेटिकली अलायंस पार्टनर बन जाते हैं। अगर भाई एनी चांस ताइवान के ऊपर चाइना ने कब्जा कर लिया तो उस हालत में ये जो सी लेन्स हैं ये फ्री नहीं रह पाएंगे। दे विल बी अंडर ऑब्जर्वेशन ऑफ चाइना, दे विल बी अंडर डोमिनेशन ऑफ चाइना। Why should USA or Western bloc would like to see that situation? साथ में other than that, मैंने एक पहले भी वीडियो बनाया था चिप वॉर के ऊपर। ताइवान की चिप मैन्युफैक्चरिंग में स्पेशली जो टॉप क्वालिटी की जो चिप्स बनती हैं, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी TSMC, इस कंपनी की ऑलमोस्ट 60 to 65% मोनोपोली है ग्लोबली। और जितनी भी टेक्नोलॉजी डेवलप होती है उसमें इस कंपनी का रोल, TSMC की मैं बात कर रहा हूँ, उसकी चिप्स का रोल डेफिनेटली रहता है। तो अगर चाइना को सुपर पावर बनना है तो TSMC के ऊपर उसका कंट्रोल होना चाहिए विद और विदाउट मिलिट्री टेक ओवर ऑफ ताइवान। और उसमें ऑब्वियसली फिर इंडिया भी इंटरेस्टेड हो जाता है कि ताइवान में आफ्टर ऑल होने क्या जा रहा है। चाइना ये बात जानता है। अगर चाइना इस बात की कोशिश में कर रहा है कि इंडिया को 2 फ्रंट वार फेस करना पड़ेगा विस विस चाइना, विस विस पाकिस्तान, दैट सॉर्ट ऑफ, तो उस हालत में ये सिचुएशन भी बिल्कुल क्लियर है कि चाइना को भी 2 फ्रंट वार फेस करना पड़ सकता है अगर ताइवान के ऊपर कोई वो मिलिट्री एक्शन करता है। तो जो चाइना का प्रेजेंट डिस्पेंसेशन है, इनका एक कमिटमेंट है कि किसी न किसी तरीके से ये अनदर 2027 2028 तक किसी न किसी तरीके से ये ताइवान को अपने साथ मिला लेंगे। ऑब्वियसली इसमें मिलिट्री ऑप्शन के अलावा और कुछ भी ऑप्शन नहीं होने वाला। अब वाई अमेरिका इज प्रॉपिंग अप इंडिया? बेसिकली 2 पर्पजेस। ठीक है, ये डेमोक्रेसी है, अगर आपको सपोर्ट करना है इंडिया का तो आप हमेशा कह सकते हैं, और यूएसए तो एक्सपर्ट है इस तरह की डुप्लिसिटी करने में कि इंडिया एक बिगेस्ट डेमोक्रेसी है तो हमारा काम है उसको सपोर्ट करना, और चाइना जो है वो बहुत बड़ा थ्रेट है। ऑफ कोर्स वो बीच बीच में डिप्लोमेटिकली कहते रहेंगे कुछ भी कि वी डू नॉट वांट टू बी डीकपल्ड विद चाइना, वी जस्ट वांट टू डी-रिस्क दैट रिलेशनशिप, दैट सॉर्ट ऑफ, वो सब वो कहते रहेंगे। ये सब प्लेजेंट्रीज होती हैं डिप्लोमेसी की, ये चलती रहती हैं। बट बेसिकली पर्पज सिंपल एंड क्लियर है कि चाइना के ऊपर यूएसए अपनी डिपेंडेंस कम से कम करे एज फार एज द मैन्युफैक्चरिंग इज कंसर्न। और उसमें आजकल जो चाइना 1 पॉलिसी आ रही है उसमें वो एडिशनल भी डेवलप कर रहे हैं। वियतनाम हो गया, इंडिया हो गया, या और बहुत सारे कंट्रीज हैं जहाँ पे वो मैन्युफैक्चरिंग को डेवलप करना चाहते हैं जिससे चाइना के ऊपर उनकी एक डिपेंडेंस ना हो। ये तो एक फैक्टर हो गया।
दूसरा, बाई एनी चांस अगर ताइवान के ऊपर कोई एक्शन चाइना लेता है तो उस हालत में इंडिया का क्या रोल रहेगा, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और आप हमेशा नोट करेंगे कि चाइना, वेदर इट कम्स टू लद्दाख और इट कम्स टू साउथ चाइना सी या फिर जो ताइवान स्ट्रेट है वहाँ पे एक्सरसाइज करता है। आपने एक चीज़ नोट की होगी, जो शो ऑफ फोर्स करता है चाइना वो बहुत स्ट्रांगली करता है। बेसिकली चाइना का पर्पज रहता है कि किसी न किसी तरीके से एडवर्सरी को इतना डरा दिया जाए कि बगैर लड़े, बगैर कोई भी बुलेट फायर किए बगैर उसका काम हो जाए। अब प्रॉब्ली सेम थिंग उसने लद्दाख में सोची थी, मगर यहाँ पे तो फिर उल्टा मामला फंस गया। इंडिया ने तो ट्रुप्स मूव कर दिए। वेयर इज द डाउट, वी कैन फाइट इट आउट, लेट देयर बी कैजुअलिटीज ऑन बोथ साइड्स। मीन्स अगर चाइना हमारे ऊपर अटैक करता है तो इट विल नॉट बी दैट सिंपल दैट इंडिया कैन नॉट रिटेलिएट। नाउ व्हाट यूएसए इज ट्राइंग टू डू इज, मैंने मैन्युफैक्चरिंग का तो आपको बता ही दिया। दूसरा, इंडिया को वो डीकपल करना चाहता है रशिया से, मिलिट्री हार्डवेयर और मिलिट्री टेक्नोलॉजी से। और दूसरी बात, चाइना के अगेंस्ट में इंडिया को ऑब्वियसली उन्होंने खड़ा करना है, मैन्युफैक्चरिंग में भी और एज ए मिलिट्री एडवर्सरी भी, जिससे वो ताइवान के ऊपर कोई एक्शन ना ले पाए। दैट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट। आप हमेशा एक बात नोट करेंगे, जब भी क्वाड का मेंशन होगा तो चाइना हमेशा इरिटेट होगा, हमेशा। क्वाड की कोई भी एक्टिविटी होगी, इंडिया जब मालाबार एक्सरसाइज कराता है तब चाइना का डिप्लोमेटिक नोट जरूर आता है। उनके जो ये ग्लोबल टाइम्स है न्यूज़पेपर, उसमें ही बड़ी एडवर्स पब्लिसिटी करते हैं, लेकिन एक्सरसाइज होती है। अब आपने एक पॉइंट और नोट किया होगा, मालाबार एक्सरसाइज होती है नेवीज के बीच में, क्वाड की नेवीज आती हैं उसमें। साथ में ये भी कहता है इंडिया कि ये एक मिलिट्री अलायंस नहीं है। भाई जब ये मिलिट्री अलायंस नहीं है तो नेवीज जो है वो ज्वाइंट एक्सरसाइज क्यों कर रही है? कोई भी सोचने की बात है ये। तो आप समझ सकते हैं जो क्वाड का जो डेवलपमेंट हुआ वो बेसिकली जो सी लेन्स हैं उसको फ्री करने के लिए हुआ है, इंडो पैसिफिक में, साउथ चाइना सी में, ऑल दोज प्लेसेस। इनफैक्ट कई लोग तो एक बात और भी करते हैं, जब गलवान इंसिडेंट हुआ था तो उस टाइम पे काफ़ी लोगों ने ये कहा था कि, जो एक्सपर्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ, कि पैसिफिक में या इंडियन ओशन में फॉर दैट मैटर चाइना की जो वल्नरेबिलिटी है वो अच्छी खासी है। उस टाइम पे अगर वहाँ पे इंडिया कोई एक्शन ले सकता था, अगर इंडियन नेवी किसी पोजीशन में होती, मिलिटरीली, डिप्लोमेटिकली, उस तरह का फिर माइंडसेट भी डेवलप करना पड़ेगा, फोर्स को स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, टैक्टिकल मैन्यूअर्स भी करने पड़ेंगे, बट प्रॉब्ली दे नेवर थॉट ऑन दोज लाइंस। मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, इंडिया शुड हैव थॉट ऑन दोज लाइंस कि अगर लैंड बॉर्डर पे कहीं पे हम डिफेंसिव हैं तो वी हैव गॉट ए ऑप्शन टू बी ऑफेंसिव इन इंडियन ओशन। आप कह सकते हैं क्या चाइनीज नेवी बड़ी स्ट्रांग है, ठीक है होगी, बट देन यू हैव गॉट क्वाड। क्वाड मिलिट्री अलायंस नहीं है, लेकिन मिलिट्री अलायंस कन्वर्ट होने में कितना टाइम लगेगा। ये जो शो ऑफ फोर्स करते हैं क्वाड वाले, ये किसी और की तरफ नहीं करते, ये चाइना को देख के ही करते हैं। अब जो इंटरनेशनल सिचुएशन डेवलप हो रही है, इसमें यूएस में जो रिपब्लिकन है और जो डेमोक्रेट है, यानी कि पहले तो ट्रंप थे वहाँ पे, दोनों का बिल्कुल सेम अप्रोच है एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, कोई चेंज नहीं है। यूएस कांग्रेस को पिछली बार भी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एड्रेस किया था और इस बार भी वो एड्रेस करने जा रहे हैं। और एक बड़ा रेयर ओकेजन होता है किसी भी प्राइम मिनिस्टर के लिए यूएस कांग्रेस को 2 बार एक्चुअली एड्रेस करना। तो इससे एक्चुअली आपको जो रिलेशनशिप है उसकी डेप्थ का पता चलता है। 2 जगह और हैं जहाँ पे इंडिया और यूएस से डिफर करते हैं, और ये बेसिकली है ईरान को लेके और म्यांमार को लेके, क्योंकि उन दोनों कंट्रीज़ पे सैंक्शन लगी हुई हैं यूएस की। ऑफ कोर्स ह्यूमन राइट के वायलेशंस होते हैं, ईरान में भी होते हैं, म्यांमार में भी होते हैं, नो डाउट अबाउट दैट, लेकिन पाकिस्तान में उससे ज़्यादा होते हैं। एज फार एज पाकिस्तान इज कंसर्न, इंडिया ने अपने आप को डिप्लोमेटिकली उससे अलग किया हुआ है। वो दिन चले गए जब इंडिया को कोई डीलिंग होती थी इंडिया की तो पहले पाकिस्तान फैक्टर काउंट होता था, वो दिन अब चले गए। नाउ इंडिया यूएसए की जो रिलेशनशिप है ये अपने आप में एक इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप है।
लेकिन साथ में जो म्यांमार पे जो उनके सैंक्शंस लगते हैं यूएसए के, तो उसमें एक्चुअली चाइना को एडवांटेज होता है, एंड दैट इज व्हाट एक्जैक्टली इज द लॉजिक ऑफ इंडिया। और दूसरी बात, जब ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगते हैं और पाकिस्तान के ऊपर नहीं लगते, तो इंडिया ईरान की जो रिलेशनशिप है वो इन्फ्लुएंस होती है, और ऑब्वियसली फिर हमारा जो ट्रेड है उनके साथ वो अफेक्ट होता है। ये एक बड़ा इरिटेंट रहता है कई बार। लेकिन अभी जो लेटेस्ट न्यूज़ है उसमें ऐसी खबरें भी हैं कि यूएसए और ईरान के बीच में रीअप्रोचमेंट हो रहा है, एक लिमिटेड सा एग्रीमेंट हो रहा है, जिसमें ये होगा कि जो एनरिचमेंट है, यूरेनियम का एनरिचमेंट, वो 60% से ज़्यादा नहीं कर पाएगा, जिससे वो पीसफुल पर्पज के लिए न्यूक्लियर एनर्जी को यूज़ कर ले और न्यूक्लियर बम ना बना पाए। अब ऑब्वियसली इजराइल तो इस बात का भरोसा कभी भी नहीं करेगा, और जो जानकार लोग हैं सबको मालूम है कि ईरान इज बैंड अपॉन टू मेक ए न्यूक्लियर बम। बट राइट नाउ दैट इज द सिचुएशन वेयर प्रॉब्ली यूएसए थिंक्स दैट देयर कैन बी ए अनऑफिशियल अरेंजमेंट विद ईरान, जहाँ पे वो अपना जो एनरिचमेंट है वो 60% से ज़्यादा ना बढ़ाए, न्यूक्लियर बम को डेवलप ना करे, तो उस हालत में सैंक्शंस उस पे से हटाई जा सकती हैं। तो जो इंडिया और यूएसए के बीच में एक छोटा सा इरिटेंट है, वो इरिटेंट भी निकल सकता है। अब चलो ये तो एक बात होगी। अब इंटरनेशनल फैक्टर्स हमने काउंट कर ले। अब इंडिया यूएसए की जो रिलेशनशिप है, आफ्टर ऑल इसका एक ब्रॉड स्कोप आप कहाँ तक देखते हो? अगर चाइना इकोनॉमिक सुपर पावर या मिलिट्री सुपर पावर बना है, तो आप क्या सोचते हैं किस कंट्री का सबसे बड़ा हाथ है इसमें? इसमें सबसे बड़ा हाथ यूएसए का है और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी तक भी जो यूएसए के साथ ट्रेड चाइना का हो रहा है, उसमें चाइना एक डेवलपिंग कंट्री के स्टेटस में है। कैन यू बिलीव इट? चाइना जो अपने आप को एक सुपर पावर कहता है, वो अपने आप को एक डेवलपिंग कंट्री के तौर पे ट्रेड करता है यूएसए के साथ, और उस तरह के प्रिविलेजेस लेता है। तो अभी वो प्रिविलेजेस उसके वहाँ से बंद होने जा रहे हैं। ये तो सबको ही पता है कि इकोनॉमिक पावर इज़ द बैकबोन ऑफ मिलिट्री पावर। अब जब चाइना +1 की पॉलिसी आ रही है, तो मैन्युफैक्चरिंग में वो ठीक है, बाकी कंट्रीज़ भी हैं, वियतनाम भी है, प्रॉब्ली कोरिया भी होगा, साउथ कोरिया की बात कर रहा हूँ, प्रॉब्ली बांग्लादेश भी होगा। ये सब कंट्रीज रहते हैं जहाँ पे छोटे छोटे मैन्युफैक्चरिंग के हब्स यूएसए डेवलप करेगा, यूएस कंपनीज डेवलप करेंगी। बट अल्टीमेटली जो बड़ा हब बनेगा वो कहाँ बनेगा? वो इंडिया में बनेगा। और that is why you see the companies like Apple and all these companies, they are investing in India. It cannot be without the approval of US government. तो जब आप इंडिया को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे, तो जैसे ही ये एक्चुअली मीडिया में आना शुरू हुआ, ग्लोबल टाइम में एक आर्टिकल निकला कि इट विल नॉट बी पॉसिबल बिकॉज इंडिया में तो बहुत ही अनस्टेबिलिटी है, और प्रॉब्ली दे डू नॉट हैव द इंफ्रास्ट्रक्चर, ना वो टेम्परामेंट है लोगों का कि वो मैन्युफैक्चरिंग हब इंडिया को बना सकें। चलो खैर, वो तो चाइना का न्यूज़पेपर है, हमें तो अपना काम करना है। तो उस हालत में अमेरिका ये जरूर चाहता है कि हम किसी न किसी तरीके से मैन्युफैक्चरिंग हब इंडिया में डेवलप करें, साइमल्टेनियसली मिलिट्रीली हम अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाएं कि हम चाइना को अच्छी तरह विदस्टैंड कर सकें। और जब ये होगा तो चाइना की इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो ताइवान की तरफ कोई भी मिलिट्री एक्शन ले। अब आप समझ सकते हैं ये जो ताइवान की जो की है ये कहाँ पे है? दिस की इज विद इंडिया। अगर इंडिया टू फ्रंट वार फेस कर सकता है या वो प्रोबेबिलिटी रखता है, तो चाइना को भी एक बार को सावधान होना पड़ेगा कि यस, देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ इंडिया डूइंग समथिंग इन लद्दाख इन केस चाइना गोज टू अटैक ताइवान एंड इट गेट्स ट्रैप्ड इन द सेंस जैसे रसिया यूक्रेन में ट्रैप हुआ है, ऐसे ही अगर चाइना ताइवान में ट्रैप हो जाता है, डोंट यू थिंक दैट इज गोइंग टू बी ए बिग अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया टू सेटल द स्कोर्स इन प्रॉब्ली लद्दाख एंड अक्साई चिन?
मैं पहले भी कई बार ये बात कही होगी कि बाउंड्रीज अनस्टेबल होती हैं. I hope you got a crux out of it that India and USA, they have got shared interest in spite of the fact that India has got certain default settings और उसके साथ वो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करने जा रहा है. वो रशिया को अकेला नहीं छोड़ने जा रहा है. वो ऑयल इंपोर्ट करता ही रहेगा, अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी वो देखता ही रहेगा और चाइना को वो ये भी बताता रहेगा कि हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी अपनी रखेंगे. बट साइमल्टेनियसली वो यूएसए के साथ एक सॉलिड, इफ नॉट ए अलायंस पार्टनर, मिलिट्री अलायंस की बात कर रहा हूँ, एक सॉलिड इकोनॉमिक पार्टनर एंड अलायंस डेफिनेटली इज इन द होपिंग. एंड दैट इज व्हाट Modi is going for. Thank you so much. I hope you liked this commentary. I will see you in next video. Thank you.